नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच सियासी गरमाई काफी तेज हो चुकी है। तमाम दलों के सियासी नेता लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और रैलियों में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कई राजनेता भी अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं के कोरोना की चपेट में आने से लगातार हो रही चुनावी रैलियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस वक्त कई नेता कोरोना की चपेट में हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की भी पिछले साल दिसंबर महीने में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर और आगरा के मेयर नवीन जैन कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो कोरोना के बढ़ते कहर के बाद अब सियासी पार्टियों ने रैलियों को रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या रैलियां रद्द करके कोरोना की रफ्तार को रोका जा सकता है? क्या समय पर चुनाव कराने की मांग करने वाली पार्टियां कोरोना को लेकर गंभीर हैं? क्या नेता खुद को रैलियों से दूर कर जनता को पोलिंग बूथ पर लाना चाहते हैं? ये अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आगे कोशिश करेंगे। तो सियासी दल अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना का खतरा इस वक्त बहुत हद तक नजर आ रहा है। अब इसकी चपेट में कई नेता भी आ चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता इसमें अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं या उसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से होने वाली इन रैलियों को लेकर के भी बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि अब राजनीतिक दल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें जो रैलियां हैं वो नहीं की जाएंगी, भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। अगर कहीं पर कोई राजनीतिक रैली का आयोजन किया जाता है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये सभी हम अपने कार्यकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन सुनिश्चित क्या वाकई में किया जा सकता है? अगर कहीं पर भी किसी रैली के अंदर किसी राजनीतिक दल के मंच से अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है, नियमों का पालन नहीं होता है, तो क्या उस रैली के जो आयोजक हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा? और ऐसे में ये जो चीजें हैं जो लगातार सवाल उठा रही हैं, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या अब रैलियों के ना करने से कोरोना संक्रमण का ग्राफ रुक पाएगा? क्योंकि लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा यह मांग की जा रही है। एक तरफ कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जब बैठक की गई तो उसमें सवाल किया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि क्या वाकई में चाहते हैं कि चुनाव हो, वो भी कोरोना संक्रमण के दौर में? तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से यह मांग की गई है कि समय पर चुनाव होने चाहिए। तो समय पर अगर चुनाव होंगे तो क्या कोरोना का खतरा नहीं रहेगा? और जो वोटर या जो आम जनता है प्रदेश की, वो जब अपने घरों से बाहर निकलेगी, वोट डालने के लिए लाइन में लगेगी और वहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा भी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर नजर आएगा, तो क्या जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, क्या आम लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं? क्या उनकी सुरक्षा को वो दरकिनार करके उनको लाइन में खड़ा करना चाहते हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या वाकई में अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनावों को टालने की भी मांग की जाएगी? क्या ऐसा हो पाएगा? ये सभी चीजें हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एक जानकारी ये भी आ रही है कि चुनाव आयोग जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करने जा रहा है, जिसमें मौजूदा वक्त में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के स्थितियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। ये समझा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या सही समय पर जो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से मांग की जा रही है कि सही समय पर चुनाव होने चाहिए, समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन बढ़ते संक्रमण के बीच में अगर चुनाव होते हैं तो कितना बड़ा ही खतरा बन सकता है? क्या लोगों की सुरक्षा के ऊपर यह सवाल नहीं खड़ा करता है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समझना होगा और इसी अपने खास कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करेंगे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से यह जानने की कि क्या वाकई में वो चाहते हैं कि प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, प्रदेश की जनता कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बच पाए, और साथ ही साथ अगर चुनाव ज्यादा जरूरी है या आम लोगों की सुरक्षा, उनकी जानमाल।
और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एस देव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले मैं देव साहब आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज जो बड़ा खतरा नजर आ रहा है, एक तरफ कोरोना का खतरा है, कोरोना के नए वेरिएंट का प्रभाव नजर आ रहा है, बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव की आहट भी नजर आती है। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा रैलियां की जा रही है, कैंपेनिंग किया जा रहा है और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि रैलियों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अपने साथ बांधा जा सके। लेकिन क्या इन रैलियों के जरिए बड़ा खतरा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को और भी ज्यादा स्प्रेड करने का नहीं होता? क्या इससे ज्यादा संभावना ही नहीं है कि ये जो खतरा है वो तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा? डॉक्टर एस देव जी। डॉक्टर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर देव, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जरा राघवेंद्र जी आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं इस पर। जी देखिए, सरकार आपकी है प्रदेश के अंदर, केंद्र में आपकी सरकार है, नीति नियम आपको तय भी करने हैं और आगे उनको पालना करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करना है। लेकिन अब रैलियों के अंदर जिस तरीके से देखा जा रहा है, और कई नेता भी इसमें जो है कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, इसमें किसी एक दल के नेता की बात नहीं है, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी कोरोना की चपेट में आते चले जा रहे हैं। क्या आप नहीं लगता है, और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इससे पहले जब चुनाव आयोग ने मांग की थी कि क्या सही समय पर चुनाव होने चाहिए, तो सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि बिल्कुल सही जी, सही समय पर और ठीक समय पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन क्या अब बढ़ते संक्रमण को लेकर के चुनावों की जो आहट नजर आ रही है, ये बड़े खतरे के संकेत नहीं है? देखिए, वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार के रूप में हो या प्रदेश सरकार के रूप में, वैक्सीनेशन कराना और जनता को जागरूक करना और जो सूचनाएं जनता तक पहुंचानी है वो पहुंचाना है। हमें गर्व है कि हमारी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अपना काम बहुत ही ईमानदारी और व्यवस्थित तरीके से कर रही है। अब रही चुनाव की बात, देखिए, चुनाव का जो व्यवस्था है, जैसे ही अधिसूचना जारी होती है उससे कोई भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो, गेंद चली जाती है चुनाव आयोग के पाले में। अब ये चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी अपनी जो है व्यवस्था तय करनी है, या किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएं उसको तय करना है। तो उसमें जो है अधिकतर जो विषय जो है वो चुनाव आयोग के पाले में चले। और तीसरी विषय जो है वो आ जाता है संवैधानिक। देखिए, संवैधानिक विषय में कहीं पर भी ये चर्चा नहीं की गई है कि देश में अगर कोई बीमारी या कुछ महामारी जैसे हालात आ जाए तो चुनाव टाले जाए या न टाले जाए। हमारे यहाँ चर्चा की गई है जैसे इमरजेंसी जैसे हालात हो या युद्ध जैसे हालात हो या चुनाव कराने में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में चुनाव टालने का जिक्र किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में भी देखा गया है। लेकिन चुनाव आयोग भी अपनी जो है वर्जनाओं से बंधा हुआ है। उन्होंने हमसे चर्चा, भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा जरूर की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं से भी बंधा हुआ है। अगर हो सकता है, जहां तक मेरी जानकारी है, सभी राजनीतिक दल एक स्वर में कह देते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं कराना है, तो हो सकता है कोई व्यवस्था ऐसी होती, क्योंकि मैं संविधान का कोई मर्मज्ञ नहीं हूं, लेकिन ऊपरी सतह पर जो मुझे जानकारी है उस विषय में संविधान जो चुनाव आयोग जो है, नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से जो मुलाकात की उसमें सभी राजनीतिक दलों से पूछा गया कि एक तरफ कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है, दूसरी तरफ चुनाव की आहट भी है, तो क्या वाकई में आप सभी लोग चाहते हैं? तो अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी ये कहा। फखरुल हसन चांद जी, समाजवादी पार्टी भी क्या यही चाहती है कि चुनाव सही समय पर हो? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या सर्वदलीय बैठक जो भी हुई थी चुनाव आयोग के साथ, उसमें सभी दलों ने कहा कि चुनाव समय से हो, समय से चुनाव कराए जाए। समाजवादी पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन होगी, आचार संहिता जो भी बनाएंगे वो हम उसका पालन करेंगे। अगर रैलियों में कम भीड़ के साथ या दूसरे किसी संसाधन से रैलियों को संबोधित करने के भी नियम कुछ बनेगा तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी, हम उस नियम का पालन भी करेंगे। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि वोटिंग के समय पे चुनाव जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके वोट डाला जा सकता है। वो बहुत बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं होगा
क्योंकि आप वोट डालने जाएंगे, एक व्यक्ति को मैं समझता हूँ 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे और वोट डाल के वो चला जाएगा। जहां पे वोटर ज्यादा है किसी बूथ में, वहां पे मैं समझता हूँ वैकल्पिक व्यवस्था हो या बूथ ज्यादा बनाने की आवश्यकता है, जिसमें भीड़ कम लगे, कम जगहों पे वोट ज्यादा जगहों पे पड़े और भीड़ कम लगे। तो हम समझते हैं कि चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र है, समय से चुनाव होना भी जरूरी है। और नहीं, जो उसमें आप बीमारी समझ है रहे हम हैं, समझते हैं। आप फखरुल हसन चांद जी, जब पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के दौर में जब चुनाव को लेकर के जब चर्चाएं होने लगी थी, तो उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों के जो राजनीतिक दल है ना, वो यही सवाल उठा रहे थे कि क्यों वहां पर चुनाव किए जा रहे हैं, क्यों वहां पर बढ़ते संक्रमण को और दावत दी जा रही है। तो ये अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर इन चीजों को अगर हम टाल सकते हैं, तो क्यों ना हम उस पर कदम उठाएं, या चुनाव ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव कराना या ना कराना वो समाजवादी पार्टी थोड़ी तय करती है, हम थोड़ी तय करते हैं। ये तो संविधान है, और जो नहीं, देश तो की आपसे पूछा स्वतंत्र तो गया था ना, एजेंसियां हैं। आप ये कहिए ना, मना कर दीजिए आप कि चुनाव अभी नहीं करवाना क्यों चाहते हैं, नहीं? सभी राजनीतिक दल मना देखिए, करें। नहीं नहीं, चुनाव क्यों क्यों मना कर दे? फिर क्या व्यवस्था बनेगी? हाँ। कैसे शासन चलेगा? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है। और और अगर कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति आ जाती है, हम तो कह रहे हैं कि हम जो नियम कानून बनेंगे, जो आचार संहिता बनेगी, हम उसके अनुसार चुनाव। मैं बड़ी बड़ी रैलियों हम कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे। हम बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, चुनाव आयोग मना कर रहा है। हम ये भी तो हम कह रहे हैं कि जो चुनाव के समय पे वोटिंग होगी, तो वोटिंग के लिए भी आप एक नए नियम बना लीजिएगा, आप बूथ ज्यादा कर लीजिए, उनकी संख्या बढ़ा लीजिए, तो चुनाव हो और चुनाव में जो आचार संहिता बने उसका पालन हो, कोविड ना फैले, उसकी व्यवस्था हो। लेकिन मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लोग घरों से बाहर भी निकलें और कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ी भी ना, तो ये कैसे संभव है, ये जरा समझ लेते हैं। डॉक्टर एस देव हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। देव साहब, सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक तरफ चुनाव भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना अपने पैर पसारता हुआ चला जा रहा है और रोज बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव होते हैं तो कितना बड़ा खतरा ये लोगों के लिए नजर आता है? देखिए, अभी तो हम चुनाव की बात नहीं करते हैं, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अभी तो फिर एक नया भी आ गया है, फ्रांस का ISD भी आ गया है। तो ये कितना घातक है, इससे बात समझनी चाहिए। फैलाव कितना है वो भी एक खास बात होती है। कोई भी बीमारी अगर वो घातक होती है तभी उसका मतलब होता है। नहीं तो मान जैसे बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मलेरिया है, TB, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बीमारियां भी हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको ओवरलुक हमें करना चाहिए। केवल हमें कोविड के बारे में ही अगर हम पैनिक होते रहेंगे, बाकी बीमारियां तो अगर गौर नहीं कर सकते हैं। ये देखा है हमने, अपने अनुभव में भी देखा है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें देखा, जो नए अपने रिसर्च आ रहे हैं जर्नल्स वगैरह, उसके हिसाब से भी मैंने देखा है कि जो ये वेरिएंट आया है, अभी पहले तो मैं ये बता दूं, वेरिएंट और म्यूटेंट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। म्यूटेंट जो होता है स्वयं म्यूटेंट होता है, खुद होता है, जिसमें कि काफी समय लग जाता है अपने आप को चेंज करने के। क्योंकि वायरस कोई ऐसा नहीं है कि ऑलवेज एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, वो कंडीशनल एक्टिव होता है। ठीक है। और जब कंडीशन नहीं मिलती है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उन कंडीशन में वो म्यूटेट नहीं कर सकता है। म्यूटेट करने के लिए उसको रिचार्ज होना जरूरी है। अच्छा सर, मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि दर्शकों को ना बहुत जल्दी से समझाना है, ये जो अभी जिस तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, आने वाले 5 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में आप इस ग्राफ को कहां देख रहे हैं? नहीं, वही हम समझाना चाह रहे थे कि ये बढ़ रहा है वो दूसरी बात है, घातक कितना है ये एक अलग चीज होती है। क्योंकि जो नया वेरिएंट अभी हमारे पास आया है, म्यूटेंट नहीं वेरिएंट बात अब कह रहे हैं, जो वेरिएंट आया है इसकी घातकता, अगर हम सही हिंदी बोल रहे हैं तो इसकी घातकता, पैथोजेनिसिटी इसको हम कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, ये कितनी है डिपेंड उस पर करता है। वरना अगर इस सिंपल नजला जुकाम और फ्लू की तरह से है तो होगा और फैलता भी रहता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि फैलती रहती हैं। तो अभी कितनी घातक है, कितनी घातकता इसमें है, इस पे होनी चाहिए। जो कि अभी जितने भी, अभी साउथ अफ्रीका का आप देखेंगे, उसका पीक आया और पीक आने के बाद अब जो है ग्राफ बीच में स्टैटिक था और पीक आने के बाद वो फिर डाउनफॉल का ग्राफ होना शुरू हो गया है। तो जो हमारे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आते हैं, ये जनवरी के लास्ट वीक तक इसका पीक आ जाएगा और पीक आने पे पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन घातक कितना है अभी तक इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं आया कि ये बहुत ज्यादा घातक हो।
ठीक है। क्योंकि जो कोविड-19 का जो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा जो वेरिएंट थे, इसमें ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो एयरवेज हैं उसके स्पेसिफिक थे, क्योंकि वायरस चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर है देश के अंदर, 5 सेकंड इसमें मैं और लूंगा क्योंकि मेरी पूरी बात नहीं होगी। बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी से। जो है ये टीसी स्पेसिफिक होता है, रेस स्पेसिफिक होता है और स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जो नया वेरिएंट आया है ये पूरी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पेसिफिक नहीं है, ये माइक्रोन स्पेसिफिक है। नहीं, यानी कि ये संक्रमित बहुत तेजी के साथ लोगों को करता है। तो अगर लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अब मैं जरा इसमें दूसरा एंगल भी जोड़ रहा हूं सर, देव साहब, मैं जरा ये भी आपसे समझना चाह रहा हूं कि चुनाव भी होने जा रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करके अगर जाते भी हैं, चुनाव के इस पर्व के अंदर अपने आप को शरीक करते हैं, तो क्या संक्रमण और जो जिस ग्राफ का हम बात कर रहे हैं, जब अपने आप में पीक पर होगा कोरोना, तो उसके बाद ज्यादा खतरा नजर नहीं आएगा क्या? नहीं, खतरा उसमें पिछले जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें इसलिए था कि वो बहुत ही ज्यादा हमारे जो सांस की नलिकाएं इसका स्पेसिफिक है, उसके टिश्यू का स्पेसिफिक था, इसलिए सांस की उसमें समस्या ज्यादा आती थी, ऑक्सीजन की समस्या उसमें ज्यादा आती थी, हमारे जो हार्ट की जो है माइक्रो थ्रम्बस आना शुरू हो जाता है, जब क्लॉट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होना। बट ये उतना स्पेसिफिक इसमें नहीं है, इससे पॉजिटिव रहेगा, एंटीजेनिसिटी उसमें रहेगी, लेकिन हमारे जो परेशानी सबसे ज्यादा सांस की आई थी, और सांस की खास बात होती है अगर किसी दूसरे टिश्यू के लिए स्पेसिफिक है तो ठीक है वो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ठीक है, मैं जरा राघवेंद्र सिंह जी को जोड़ रहा हूं। राघवेंद्र जी, हमारे पास अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी, हमने दूसरी लहर के अंदर देखा कि बेड्स की कमी को लेकर के बड़ा संकट था, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बार बार आज भी विपक्षी खेमा सवाल उठाता रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर तीसरी लहर की जिसका अंदेशा शुरुआत हो ही चुकी है और अगर इसी दौरान हम चुनाव भी कराने जा रहे हैं, तो बेड्स और तमाम जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो भी हमारे पास मुकम्मल होनी चाहिए और चुनाव आते आते ये मुद्दा भी हावी होने लगेगा? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, विपक्ष का काम तो होता ही है छिद्रान्वेषण का, और आरोप लगाने का भी काम होता है, वो अपना करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसी हीला हवाली उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार ने नहीं की जिसमें कि वो अपना मुंह बचाए। हमारी सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, WHO कई बार तारीफ किया है, और वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। केंद्र भी पूरा जो योगदान जितना दे सकता है पूरे देश में दे रहा है। तो कहने का विषय है, हमारी सरकार जो है ईमानदारी से वैक्सीनेशन करा रही है और लोगों के पास सूचनाएं पहुंचा रही है किस तरीके से ये जो वेरिएंट नया आया है उससे बचाव किया जा सके और वैक्सीनेशन हो। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग बाकी रह गए हैं, लेकिन हमारी जो सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। अब दूसरा विषय है चुनाव का। देखिए, चुनाव में जो है सबसे, हम समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाएं या बसपा पे लगाएं या वो हमारे ऊपर लगाए, हमें लग रहा है इस विषय को लेकर के ये समय नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है। जो आपके चुनाव आयोग है उसको जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में अपनी गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए। जैसे उसने चुनाव आयोग को कहना नहीं चाहिए, पश्चिम बंगाल में गाइडलाइन जारी करने में काफी देरी लगा दी थी। हमें लग रहा है कि इस हफ्ते जो है उत्तर प्रदेश में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उस गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन करें। अब जिस तरीके से जो गाइडलाइन बनाए, वर्चुअल रैली की बात करें, रैली खत्म करने की बात करें, मीटिंग की बात करें या समय बढ़ाने की बात करें जिस दिन मतदान हो, मेरा आग्रह है, चुनाव आयोग के पाले में गेंद जाने वाली है। अब वो चुनाव आयोग को अपनी भूमिका का निर्वहन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ठीक है। फखरुल हसन चांद जी, अगर गाइडलाइंस आप हालांकि शुरुआत में भी कह रहे थे कि हम तो नियमों का पालन करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी आयोजन के अंदर लोगों की भीड़ अगर इकट्ठा हो जाती है, जो कि इससे पहले तक लोग चाहते भी थे, नेता चाहते भी थे कि उनकी रैलियों के अंदर जितने आयोजन होते हैं उसमें लोग इकट्ठा हों, जुड़े, वहां पर अपनी ताकत दिखाई जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है, नियमों की अवहेलना होती है, वहां पर लोग बिना मास्क के नजर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नजर नहीं आता है, गाइडलाइंस की अगर अनुपालना होती है, तो ऐसे में जो आयोजन करता है रैली के, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राजनीतिक दल जो कि उस रैली को या उस मंच को आयोजित कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्या? देखिए, चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइन बनाएगा, हम समझते हैं निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और जो भी गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करेंगे, और जो भी उन नियमों का उल्लंघन करे, वो कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, हम समझते हैं अगर उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा तो हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र भी बना रहे, चुनाव भी हो और लोगों की जान भी सुरक्षित रहे। इस तरीके के इसलिए ऐसे जो भी नियम होंगे, जो भी आचार संहिता बनेगी, हम उसका पालन करेंगे। ये समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती आई। लेकिन ये होगा कैसे सर? ये बड़ा मुश्किल सा लगता है ना। आज बहुत तेजी के साथ संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है
और जब हम ये मान भी रहे हैं कि लोगों को बहुत तेजी के साथ संक्रमित भी करता है, अगर लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, आप प्रैक्टिकली सोच करके देखिए सर, अगर घरों से बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए, जब लोग जा रहे हैं तो वहां पर कोई अगर शख्स संक्रमित है या वहां पर अगर व्यवस्थाएं जिस भी हिसाब से तय होंगी, वहां पर भीड़ होगी, वहां पर पहुंचेंगे लोग, तो संक्रमित होने के चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, अभी जैसे कि अभी डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था, मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। ये इस जो भी नया वेरिएंट आया है उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं है, इसलिए हम लोगों को उतना ये जरूर है कि संक्रमण उसका बहुत तेजी से फैलता है। जैसे डेल्टा वेरिएंट अगर किसी 10 लोगों में फैलता है तो ये 50 और 100 लोगों को एक साथ अपनी गिरफ्त में लेता है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि उतना खतरा, जान का खतरा उतना नहीं है जितना डेल्टा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी व्यक्ति को एकदम से, या उसके फेफड़ों में संक्रमण हो जाता था। लेकिन ये जो वेरिएंट है इसमें इस तरीके की अभी तक लक्षण देखने को नहीं मिले, तो इसलिए ये सही है कि बीमारी है, उससे बचना चाहिए, लेकिन उतना अभी इतना। चलिए, उससे पहले वैक्सीनेशन के लिए बढ़ावा देने की, क्योंकि असल मायने में अगर इस बढ़ते खतरे से बचना है तो वैक्सीन बड़ा जरूरी है, तो वैक्सीन के लिए बोलेंगे आगे लोगों को। हाँ, उत्तर प्रदेश में लगभग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हम आपके चैनल के भी माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा ले। और मैं अगर चुनाव आयोग कोई भी नियम बनाएगा कि वैक्सीन, मैं समझता हूँ कि ऐसा भी कुछ नियम हो जाए कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो बूथ में भी नहीं जाए, तो हम समझते हैं हम उसका भी पालन करेंगे और हम उसका स्वागत भी करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। हालांकि आप तो शुरुआत में कहा भी गया था कि बीजेपी की वैक्सीन है, तो हालांकि चलिए देखते हैं कितना लोगों को वैक्सीन लग पाती है और आगे कितने और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर राजदेव जी, अब सवाल तो ये भी है कि सबसे बड़ी चुनौती अब उन राज्यों के अंदर जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ी चुनौती लोगों को वैक्सीनेट करने को लेकर के भी है। देखिए, वैक्सीनेशन तो सबका होना चाहिए, लेकिन जो ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है, ये पिछले वैक्सीन में बहुत लोगों से ऐसे हुए हैं जिनको वैक्सीन दोनों डोज लग चुकी है, वो भी पॉजिटिव हुए हैं। तो वैक्सीन जो एंटीबॉडी बनते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं उस मॉलिक्यूलर वेट के लिए, जो एंटीजेंस होते हैं। ओमिक्रॉन हमारा उस जैसा बिहेव नहीं करता है, इसकी मॉर्फोलॉजी जो है कोविड-19 की तरह से पूरी तरह बदल चुकी है, इससे ये जो है टिश्यू स्पेसिफिक जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टिश्यू स्पेसिफिक एकदम से नहीं रह गया है। इसलिए वो वैक्सीन इस पे कितनी कारगर होगी ये नहीं कहना, लेकिन वैक्सीन फिर भी डेल्टा वेरिएंट के लिए, अल्फा बीटा वेरिएंट के लिए तो लगा नहीं लगा रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई ओमिक्रॉन आ गया है या आईसी आ गया है तो डेल्टा वेरिएंट नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरह से। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि उतना ज्यादा खतरनाक ये वायरस नहीं है, संक्रमित ज्यादा करता है, मोर्टेलिटी उतनी नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ संक्रमण का जो दर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव भी नजदीक आते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर आम लोगों की जान के ऊपर खतरा बनता है तो क्या कोई राजनीतिक दल इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्या जो लोग या जो राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि चुनाव सही समय पर होने चाहिए, क्या अगर कोई भी शख्स इस दौरान संक्रमित होता है, उसकी जान को नुकसान होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? सवाल यही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।